मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूड डिसऑर्डर। अगर हम मूड डिसऑर्डर में देखें तो इसमें दो मेन डिसऑर्डर्स हैं, जिसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक कहा जाता है, जिसको डिप्रेशन भी आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने से पहले हमें मूड को समझना पड़ेगा कि मूड क्या होता है। तो अगर हम मूड की डेफिनेशन देखें तो मूड को डिफाइन करने के लिए it is a pervasive and sustained emotion or feeling tone that influences a person's behavior and colors his or her perception of being in the world। तो इसका मतलब ये है कि एक परवेजिव एंड सस्टेन्ड, एक बना हुआ लगातार एक इमोशनल और फीलिंग टोन इंसान के अंदर, जो कि उसको बिहेवियर को एक प्रकार का एक रंग देता है और वो महसूस करता है कि उसके आसपास के वातावरण में चीज़ें कैसी हैं और वो दुनिया में किस प्रकार से जी रहा है। तो ये जो है मूड की डेफिनेशन है। और अगर हम देखें डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, अगर पेशेंट के अंदर सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं तो हम उसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं या यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। और अगर पेशेंट के अंदर मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड दोनों अगर आते हैं तो फिर उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर कब हम किसी को कह सकते हैं, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर कैन बी सेड प्रिवेलिंग व्हेन देयर इज सैडनेस एंड एनिडोनिया along with changes in appetite or weight, changes in sleep and activity, lack of energy and feeling of guilt, problem in thinking and in making decision, recurring thoughts of death and suicide for at least duration of 2 weeks। तो ये एक डेफिनेशन है डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मरीज़ के अंदर देखते हैं और मरीज़ बताता भी है आकर के कि उसके अंदर एक सैडनेस होनी चाहिए, उदासी जो है बनी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। और एनिडोनिया होता है, एनिडोनिया का मतलब होता है कि वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाता, उसको कोई भी एक्टिविटी करता है उसके अंदर उसको प्लेजर नहीं मिलता, उसको खुशी नहीं मिलती किसी प्रकार की। उसकी एपिटाइट में चेंज होने लगते हैं और वेट में चेंज आने लगता है। स्लीप जो है या कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी की उसके अंदर कमी रहती है, गिल्ट एक रहता है कि मैंने कुछ गलत काम किया उसकी वजह से मुझे उदासी मिल रही है, सज़ा मिल रही है, प्रॉब्लम थिंकिंग, कुछ सोचने विचारने में उसके स्लोनेस हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाता, इनडिसिसिव हो जाता है, रिकरेंट थॉट्स आते हैं आत्महत्या के, मन करता है जीवन का कोई मतलब नहीं, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। और ये सारे लक्षण एटलीस्ट उसको कम से कम 2 हफ्ते तक के जो है उसको परसिस्टेंटली आने चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर होगा तो उसको डायग्नोस हम कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है डिप्रेसिव एपिसोड की या डिसऑर्डर की समझने के लिए। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। अगर हम देखें कि हमारे समाज में डिप्रेसिव डिसऑर्डर कितना पाया जाता है, तो अगर हम लाइफ टाइम प्रेवलेंस की बात करें कि ये लाइफ में कितने लोगों के अंदर जो ये हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो 5 to 17% इसकी रेंज है कि कुछ पॉपुलेशन में ये कहीं पे 5% तक मिलता है, कहीं पे 17% तक मिलता है। तो अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आता है 12%। तो 5% से लेकर के 17% तक लोगों में होता है, डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे लोगों का इंट्रैक्शन कैसा है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर हम क्रॉनिक डिप्रेशन की बात करें कि जो एक 2 साल से लंबे समय तक जो डिप्रेशन के एपिसोड लक्षण आते रहते हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो उनका 3 to 6% जो है एक जो है प्रेवलेंस का एक रेंज है, और इसका अगर एवरेज देखें तो वो है 5%। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो फीमेल और मेल का अगर सेक्स रेशो देखें तो फीमेल्स के अंदर जो है 2 टाइम्स ज़्यादा होता है मेल से। तो जो इसका फीमेल टू मेल का जो सेक्स रेशो है वो है 2:1। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो जो मीन एज है ऑनसेट का डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव डिसऑर्डर का वो है 40 ईयर्स। लेकिन 50% लोगों के अंदर जो है देखा गया है कि 20 साल से लेकर के 50 साल के एज ग्रुप के अंदर कभी भी जो है डिप्रेसिव एपिसोड आ सकता है। लेकिन जो मीन है उसका एज के जो ऑनसेट है वो है 40 ईयर्स। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों में या बूढ़ों में नहीं हो सकता है। डिप्रेशन जो है 10 साल के बच्चे में भी हो सकता है, और एक 60-70 साल के 80 साल के बूढ़े व्यक्ति या उस फीमेल के अंदर भी हो सकता है। तो ये एक एवरेज जो है आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश करें कि ये एज ग्रुप जो है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई भी एज ग्रुप इससे छूटा हुआ है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है जो मैरिड लोग होते हैं उनके अंदर रिलेटिवली कम होता है। जो सेपरेटेड और डिवोर्स्ड होते हैं उनके अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है।
उन लोगों के अंदर जिनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ में नहीं होते हैं, उनके अंदर भी जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं एटियोलॉजी का। तो जो उसका कॉजेटिव फैक्टर है कि किसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, तो इसमें तीन चीज़ों को मेनली देखा जाता है। तो फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड इज़ जेनेटिक फैक्टर एंड थर्ड इज़ साइकोसोशल फैक्टर। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर को देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो मैसेजिंग सिस्टम का काम करते हैं हमारे ब्रेन में, उनका मेन रोल पाया गया है डिप्रेशन के होने में। तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर से इन्वॉल्व हैं वो है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का मेन रोल है जो मेडिसिन देते हैं उसमें भी जो है ये उनका अप रेगुलेशन करती हैं ड्रग्स, और इनके डाउन रेगुलेशन की वजह से ही जो है डिप्रेशन होने का पाया गया है। तो और जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, उसमें डोपामीन है, और ग्लूटामेट है, और गाबा है। ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स का है, इनका भी रोल पाया गया, लेकिन मेन जो हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ही है, जिसका जो है डिसरेगुलेशन की वजह से जो है डिप्रेशन होता है। और इसके अलावा एक अल्टरेशन इन हार्मोनल रेगुलेशन जो है एक चीज़ पाई गई है, जिसमें हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस करके एक जो है पूरी एक साइकिल होती है हार्मोन रेगुलेट करने की। इसका भी जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस होने की वजह से, तनाव होने की वजह से जिस इसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन के लक्षण जो है आने लगते हैं। तो ये दो मेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एक हार्मोनल डिसरेगुलेशन और एक है न्यूरोट्रांसमीटर का डिसरेगुलेशन, जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर के। तो जेनेटिक फैक्टर में अगर पेरेंट्स को अगर है डिप्रेशन, तो बच्चों के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि किसी भी एक पेरेंट को, माता पिता में से किसी एक को अगर डिप्रेशन है, तो 10 से 25% तक के चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है। और अगर दोनों को डिप्रेशन है, अगर दोनों के अंदर लक्षण आ चुके हैं, पहले पास्ट में कभी रह चुका है, तो बच्चों के अंदर होने की चांसेस डबल हो जाते हैं। मतलब 20 से 50% तक जो है डिप्रेशन होने की संभावना रहती है उनके बच्चों को। अब अगर हम बात, तो इससे ही पता चलता है कि जेनेटिक फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है डिप्रेशन के होने में। साइकोसोशल फैक्टर जो तीसरा है, उसके अंदर जो लाइफ इवेंट्स हैं वो जो है मोस्टली एसोसिएटेड हैं डिप्रेशन होने के, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर पाया गया है वो है किसी माता पिता का ना होना। 11 साल की उम्र के पहले अगर किसी का डेथ हो गया है या सेपरेट हो गए, तो एक वो जो है कारण एक पाया गया है डिप्रेशन के होने में। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी होता है, जैसे कि वाइफ जो है, वाइफ या हस्बैंड किसी एक का डेथ हो गया है शादी के बाद, या कोई पार्टनर है उसका लॉस हो गया है, तो उसकी एक ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पाया गया है कि जिसकी वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं किसी के अंदर। जो और दूसरे रिस्क फैक्टर हैं साइकोसोशल फैक्टर में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी नहीं है आपके पास, आपका फाइनेंशियल स्टेटस पुअर है या गरीबी है। तो ये एक चीज़ जो है साइकोसोशल फैक्टर में भी देखने को मिलती है। तो ये तीन जो एक फैक्टर्स हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनसे पता चलता है कि डिप्रेशन किन किन लोगों के अंदर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोई एक चीज़ से हम नहीं कह सकते हैं कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर का ही प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस की वजह से, या पेरेंट्स को था। ये सारा कलेक्टिव होता है। जैसे मानसिक रोग के लेक्चर में आपको बताया था, कोई भी मानसिक रोग ऐसा नहीं है कि जिसमें एक सिंगल कॉजेटिव फैक्टर रहता है। ये 3-4 जो कॉजेटिव फैक्टर रहता है, सबसे मिल करके एक बीमारी बनती है जिसको हमको ट्रीट करना होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की और क्लिनिकल फीचर्स की, कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर ICD-10 जो है हमारा, वो क्या बताता है कि भाई कैसे जो है इसको डायग्नोस करना है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो G पॉइंट्स है हमारे। G मतलब जनरल पॉइंट्स। तो जनरल पॉइंट्स जो है मस्ट बी फुलफिल्ड, सब ज़रूरी है इसको फुलफिल करना डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए। तो जनरल पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहला जो G1 पॉइंट है, उसमें ये मेंशन है कि डिप्रेसिव एपिसोड शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। तो जो एपिसोड है वो कम से कम 2 हफ्ते के ड्यूरेशन के अंदर जो है होना ज़रूरी है इसको डायग्नोस करने के लिए। G2 पॉइंट है, उसमें ये मेंशन है कि इसमें कोई भी हाइपोमैनिक या मैनिक एपिसोड जो है नहीं होने चाहिए किसी उस मरीज़ के अंदर डिप्रेशन के साथ में। मतलब कि जो डिप्रेसिव एपिसोड के साथ में मरीज़ अभी आया है आपके पास, जो लक्षण बता रहा है, उसके साथ में हाइपोमैनिक और मैनिक एपिसोड जो है पास्ट में या करंट में जो है नहीं होने चाहिए।
जो G3 पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, उसमें ये मेंशन है कि इसमें एक्सक्लूड करते हैं कि मतलब इन वजहों की वजह से जो है डिप्रेसिव एपिसोड नहीं होना चाहिए। तो उसमें साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़ मतलब कोई नशे की वजह से डिप्रेशन के लक्षण जो है मरीज़ के अंदर तो नहीं आ रहे हैं, ये हमें एक्सक्लूड करना होता है। ना ही कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं होती, जैसे पार्किंसंस है, ब्रेन ट्यूमर है, या कोई और चोट की वजह से तो परेशानी नहीं हो रही, ये हमें एक्सक्लूड करना होता है इसको डायग्नोस करने के। तो ये G1, G2, G3 पॉइंट्स जो हैं ज़रूरी है डिप्रेसिव एपिसोड को डायग्नोस करने के लिए। माइल्ड मॉडरेट और सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड जो है सब कैटेगरी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, जिसको ICD-10 क्लासीफाई करता है। और इसको हमें समझने के लिए हमें पूरा क्लासिफिकेशन जो है इसका सब कैटेगरी का भी समझना पड़ेगा। तो इसमें जैसे माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड की हम बात करें तो इसमें A, B और C तीन पॉइंट्स हैं जिसको ICD-10 ने बताया कि इसको आपको देखना है डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए। तो जो माइल्ड एपिसोड का जो A पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया कि जो G क्राइटेरिया है, जनरल क्राइटेरिया है डिप्रेसिव एपिसोड का, वो मीट करना चाहिए मरीज़ के अंदर। तो जैसा आपको जनरल पॉइंट्स में बताया था कि डिप्रेसिव एपिसोड शुड लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर जो है उसके लक्षण होने चाहिए, और कोई मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड पास्ट में नहीं होना चाहिए, और कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ की वजह से या कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो लक्षण नहीं आ रहे होने चाहिए। तो ये जो है जनरल क्राइटेरिया जो है मिलना ज़रूरी है, इसके बिना हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो B पॉइंट है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड का, उसके अंदर जो है 3 फीचर्स जो है, क्लिनिकल फीचर जो है मेंशन किए गए। इसमें 3 क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है उसमें जो डिप्रेस्ड मूड है, जो मूड है मरीज़ का, वो सैड होना चाहिए, डिप्रेस्ड होना चाहिए, और डेफिनेटली एबनॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल, कि पहले वो डिप्रेस नहीं था लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते से 15 दिन से वो है, उसका मूड जो है डिप्रेस्ड है, वो सैड है कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, लार्जली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सर्कमस्टांसेस एंड सस्टेन्ड फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, कि किसी सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक सर्कमस्टांस की वजह से नहीं है, और 2 हफ्ते तक लगातार जो है उसका जो मूड है वो डिप्रेस बना हुआ है। तो ये जो है B पॉइंट का फर्स्ट जो है पॉइंट बताया गया है कि जो ज़रूरी है मीट करने की। जो सेकंड पॉइंट है B का, वो ये कहता है कि देयर इज़ एनीडोनिया। एनीडोनिया क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। तो जो इंसान जिस चीज़ में उसको खुशी मिलती है, जैसे कि उसको स्पोर्ट्स खेलने में मज़ा आता है, उसको मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, उसको घूमने फिरने में मज़ा आता है, लेकिन वो चीज़ का एन्जॉयमेंट उसका ख़त्म हो चुका है तकरीबन 15 दिन से 2 हफ्ते से, जिसकी वजह से जो है उसका मूड भी सैड हो रहा है, उसको एनीडोनिया भी डेवलप हो गया है। तो ये सेकंड पॉइंट है B का। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है B का, वो है डिक्रीज्ड एनर्जी और इंक्रीज्ड फैटिगेबिलिटी, की शक्ति की कमी महसूस होना, एनर्जी की कमी महसूस होना, और इंक्रीज थोड़ा सा काम करके जो है उसको थकान महसूस होना, इसको एनर्जिया भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं B के जो हैं ये होना ज़रूरी हैं माइल्ड एपिसोड में। माइल्ड एपिसोड में इन तीनों में से अगर 2 पॉइंट्स भी हैं तो हम इसको जो है डायग्नोस कर सकते हैं। तो B के बाद फिर आता है C के अंदर जो है एडिशनल सिम्टम्स जो हैं बताए गए हैं, जिसको मिला करके टोटल 4 होने चाहिए, तो हम जो है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड बना सकते हैं। जैसे कि जो C के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम है, सेकंड अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ सेल्फ रिप्रोच और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट है, थर्ड जो है रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड है, फोर्थ डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट है, और फिफ्थ में जो है चेंजेस इन साइकोमोटर एक्टिविटी और एजिटेशन और रिटार्डेशन। स्लीप, सिक्स पॉइंट है स्लीप डिस्टर्बेंस ऑफ एनी टाइप, मतलब इंक्रीज स्लीप और डिक्रीज स्लीप। सेवन जो है चेंज इन एपिटाइट, इंक्रीज्ड एपिटाइट और डिक्रीज, मतलब भूख कम लगना, ज़्यादा लगना, या फिर वेट में बदलाव, वेट बढ़ जाना या वेट कम हो जाना। तो ये 7 पॉइंट्स जो है C में बताए गए हैं। तो अगर हमें माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड को क्लासिफाई करना है तो जो B बताए गए थे 3 पॉइंट्स, डिप्रेस्ड मूड, एनीडोनिया, एनर्जिया, इसमें से 2 सिम्टम्स होने चाहिए, और जो C पॉइंट जिसमें 7 पॉइंट्स जो बताए गए इसमें कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 + 2 4 अगर पॉइंट्स हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड। तो अगर मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड को क्लासिफाई करना है या उसको फाइंड आउट करना है, तो जो जनरल, जैसे कि ABC जैसे माइल्ड में था वैसे ही C में है, तो जनरल क्राइटेरिया जो है होना चाहिए जैसे पहले बताया, और कम से कम एटलीस्ट 2
ऑफ 3 सिम्टम्स इन क्राइटेरिया बी, जो 3 सिम्टम्स बताए हैं बी में, एनर्जी, एनिडोनिया और डिप्रेस मूड, उसमें से 2 होने चाहिए कम से कम। और जो सी है जिसमें एडिशनल 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, तो उसमें से कम 4 होने चाहिए। तो 2 और 4 6, टोटल 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर 6 पॉइंट्स अगर किसी मरीज के अंदर, 6 क्लिनिकल फीचर्स मरीज के अंदर आ रहे हैं, तो वो मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड में जो है आ सकता है। फिर उसके बाद आता है सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड। इसमें सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड में विद साइकोटिक सिम्टम्स भी होता है, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स भी होता है। तो जो विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स है, इसमें जो वही सेम ए, बी और सी 3 पॉइंट्स हैं देखने होंगे। जनरल क्राइटेरिया जो है पॉइंट ए में जैसे बाकी माइल्ड मॉडरेट में मेट होना चाहिए, वो मिलना चाहिए मरीज के अंदर। ऑल 3 सिम्टम्स क्राइटेरिया बी मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब बी के अंदर के तीनों क्राइटेरिया मिलने चाहिए, डिप्रेस मूड, एनर्जी या एनिडोनिया, ये तीनों होना चाहिए। सी के जो 7 पॉइंट्स थे, एक कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम, गिल्ट फीलिंग, एपिटाइट चेंजेस और एपिटाइट और वेट चेंजेस, सुसाइडल आइडिएशन और थिंकिंग, साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी, इनमें से 7 पॉइंट्स में से जो है टोटल मिलाकर 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 5 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, तो 3 और 5 मिलाकर के 8 हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी होंगे या सारे मेट करेंगे, सारे पॉइंट्स अगर मरीज़ के अंदर क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं, तब भी वो सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड में ही जाएगा। तो हमें कम से कम सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को बी के जो है तीनों पॉइंट्स मिलने चाहिए और सी के जो है कम से कम 5 पॉइंट्स मिलने चाहिए, तभी 3 + 5 8 सिम्टम्स होंगे। तो 8 सिम्टम्स के होने के साथ में हम उसको बता सकते हैं कि सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड उस मरीज के अंदर चल रहा है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड के बाद में आता है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसके अंदर बार बार जो है डिप्रेशन के एपिसोड्स आते रहते हैं, तो उसी को रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं शुरू में यूज़ किए जाते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए डिसऑर्डर के। तो इसमें G1, G2, G3, ये 3 जो जनरल पॉइंट्स हैं, उसके अंदर G1 पॉइंट है, उसमें मेंशन्ड है कि देयर हैज़ बीन प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर एपिसोड ऑफ डिप्रेशन lasting for a minimum of at least 2 weeks and separated from the current episode by at least 2 months, free from any significant mood symptoms। इसका मतलब ये है कि मरीज के अंदर पहले जो करंट एपिसोड है उसके पहले भी जो है एक माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर एक डिप्रेसिव एपिसोड आ चुका है, जो कि कम से कम 2 हफ्ते के ड्यूरेशन तक उसको परसिस्टिंग था। फिर वो एक गैप के बाद 2 महीने के बाद दोबारा आया है, तो वो एटलीस्ट 2 महीने के बाद, अगर 2 महीने से पहले आएगा तो उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड नहीं माना सकते हैं। 2 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन जो है इंटरवीनिंग पीरियड में होना चाहिए, और उस इंटरवीनिंग पीरियड में कोई भी मूड सिम्टम्स मरीज के अंदर नहीं होने चाहिए। या तो वो ट्रीट हो गया हो, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया हो, या तो फिर दवाइयों से ठीक हुआ हो, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है उस डिप्रेसिव एपिसोड को ठीक होने में। G2 पॉइंट में ये मेंशन है कि एट नो पॉइंट इन द पास्ट देयर हैज़ बीन एन एपिसोड मीटिंग द क्राइटेरिया, मतलब कि पास्ट में कोई भी एपिसोड जो है रिकरेंट एपिसोड, जो सेकंड एपिसोड आया है, थर्ड एपिसोड आया है, इसके साथ में कोई और एपिसोड ऐसा ना आया हो। G3 पॉइंट में मेंशन है मोस्ट कॉमनली यूज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जो कि हम माइल्ड मॉडरेट में भी यूज़ करते हैं कि कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़, किसी नशे की वजह से तो एपिसोड नहीं आ रहा है, या तो फिर कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ये एपिसोड तो नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद में आता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर मतलब कि लंबे समय तक जो है डिप्रेशन के एपिसोड आते रहना। तो इसमें एक तो आता है डिस्थाइमिया, जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर है इसको डिस्थाइमिया भी कहा जाता है, जिसमें अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years ऑफ कांस्टेंट रिकरिंग डिप्रेसिव मूड जो है रिक्वायर्ड होता है डायग्नोस करने के लिए। और इंटरवीनिंग पीरियड में देर इज नॉर्मल मूड और मेनली बट फॉर लॉन्गर देन अ फ्यू वीक्स एंड देर इज नो एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया। नॉर्मल मूड ही मोस्टली रह सकता है कुछ टाइम के लिए मरीज का डिस्थाइमिया के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिमेनिंग टाइम रहता है उसमें वो सैड रहता है। और नो एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया, कोई भी हाइपोमेनिक एपिसोड जो है उसके पास में नहीं होना चाहिए इसको डायग्नोस करने के लिए। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है डायग्नोस करने के लिए डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये एपिसोड्स का बताया गया आपको, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड और परसिस्टेंट डिप्रेसिव एपिसोड और डिस्थाइमिया। तो ये जो है क्लासिफिकेशन रहा। बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। तो इस मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं हम वही कराते हैं मरीज़ों में,
जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, ईसीजी हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट्स हुआ, ये करवाया जाता है। कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये रूल आउट करने के लिए, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेडिसिन देते हैं उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उनको हमें कोरिलेट करना पड़ता है कि किसी दवाई की वजह से कोई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो ये चीज़ें रूल आउट करने के लिए हम करते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन कोई डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए बात करें, तो ऐसी कोई भी जांच नहीं है जिससे डायग्नोस किया जा सके कि भाई इसको डिप्रेशन है, कि हमने ब्लड सैंपल लिया और उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस देख लिए तो उससे पता चल गया कि डिप्रेशन है, या कोई सीटी स्कैन करा लिया, या कोई ईईजी करा लिया, या एमआरआई करा लिया। तो अभी तक फ़िलहाल आज की डेट में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि जिससे हम पता कर सकें कि भाई इस पेशेंट को डिप्रेशन है या इस पेशेंट को डिप्रेशन नहीं है। जो लक्षण मरीज़ बताता है और उसका ही पूरा असेसमेंट करने के बाद में, एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने के बाद में ही हम डायग्नोस करते हैं बीमारी का। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सिर्फ सपोर्टिव हैं दूसरी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए या मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स का कम करने के लिए। जो नॉन इसमें भी दो तरीके का इलाज होता है, जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल है और फार्माकोलॉजिकल है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में साइकोसोशल थेरेपी है, जिसको साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। तो साइकोथेरेपी 3 प्रकार की जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, वो है कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी। ये 3 थेरेपीज़ का जो है यूज़ किया जाता है डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने के लिए। और मोस्टली जो माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड होता है उसके अंदर ये साइकोथेरेपीज़ ही जो हैं रिकमेंडेड हैं, गाइडलाइंस में मेंशन है कि इन्हीं का यूज़ करना चाहिए, उसमें दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए। मोस्टली जो मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है वो मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड या सिवियर डिप्रेसिव एपिसोड में करना पड़ता है, या फिर रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड में, डिस्थाइमिया में। माइल्ड एपिसोड में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की अगर बात करें तो उसमें दवाइयों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एसएसआरआईज़ हैं, एसएनआरआईज़ हैं, टीसीएज़ हैं, और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जैसे मिटाज़िपीन है, ट्राज़ोडोन है, बुप्रोपियोन है। इन मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। तो ये मेडिसिन्स एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का टाइम लेती हैं एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाने में, जब मरीज़ शुरू करता है दवाई उसके बाद। तो जल्दी नहीं करना होता है इलाज के अंदर, जो है स्लोली, जो है ग्रेजुअली रिस्पांस मरीज़ के अंदर देखने को मिलता है। तो 3 से 4 हफ्ते का टाइम हम देते हैं, और उसके बाद भी जो है ट्रीटमेंट जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है मेडिसिन का डोज बढ़ाया जाता है एक प्रॉपर इफेक्ट आने के लिए और रिकमेंडेड डोज तक पहुंचने के लिए। कम से कम 4 से 5 हफ्ते का टाइम हम लेते हैं मरीज़ का ट्रीटमेंट फेलियर डायग्नोस करने के लिए। कोई पेशेंट आया मॉडरेट टू सीवियर एपिसोड का, उसको एक मेडिसिन स्टार्ट किया, तो कम से कम हम 1 महीना या 1.5 महीने तक उसको दवाई को एसेस करते हैं कि भाई उसको डायग्नोस कर सकें, कि पता लगा सकें कि मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें 30-40% मरीज़ के लक्षण कम नहीं होते हैं, तो मेडिसिन बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अब कई बार मरीज़ ये पूछते हैं कि भाई कब तक जो है इलाज लेना होता है, या कब तक जो है मेडिसिन लेनी होती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलती हैं, या हमें दवाइयों की आदत पड़ गई है, ये जो है हमें हमेशा खानी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डिप्रेशन की बीमारी या मानसिक रोगों में। जो फर्स्ट एपिसोड, अगर पहली बार डिप्रेशन का एपिसोड आया, मेडिसिन स्टार्ट हुई है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है मेडिसिन जो है बीमारी के लक्षण ठीक होने के बाद तक लेना पड़ता है। उसके बाद में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और अगर बीमारी का दोबारा से रिलैप्स होता है, रिलैप्स मतलब बीमारी के लक्षण वापस आते हैं मेडिसिन बंद करने के बाद में, तो उसके कुछ टाइम तक और जो है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो है तकरीबन लेना पड़ता है 1 से 2 साल के लिए, और उसके बाद में मेडिसिन बंद हो जाती हैं। तो ये एक तो बिल्कुल गलत भ्रांति है कि डिप्रेशन के अंदर या मानसिक रोगों के अंदर ज़िंदगी भर तक दवाई चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एपिसोड के अकॉर्डिंगली पूरा असेसमेंट करने के बाद जो है ये डिसाइड करना होता है कितने टाइम तक दवाई देनी है मरीज़ में। अब अगर मरीज़ के अंदर ट्रीटमेंट फेलियर हुआ है, अगर वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो हम ड्रग चेंज करते हैं, दूसरी क्लास की मेडिसिन जो है लेते हैं। और अगर उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो एडजुवेंट थेरेपी देते हैं, मतलब कुछ और जो मेडिसिन हैं जो कि उन दवाइयों का ट्रीटमेंट रोल प्ले करती हैं, जो और अच्छा इफेक्ट दें, वो जो है हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जैसे मिटाज़िपीन है, ट्राज़ोडोन है, बुप्रोपियोन है, ये उनके साथ हम ऐड करते हैं, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं और मरीज़ की बीमारी ठीक हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद में जितना प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देना होता है उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। अब जो अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, जो इंटरवेंशनल टेक्निक्स है, उसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है,
वेगल नर्व स्टिमुलेशन है और RTMS है। तो RTMS रिवर्स ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये जो वेगल नर्व स्टिमुलेशन और RTMS है, ये थोड़ा सा इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, अभी रिसर्च में चल रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अभी तक स्टडीज़ नहीं आई है कि भाई क्या रोल है, लेकिन इनका रोल भी रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, या जो रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन है, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर इनका रोल पाया जा रहा है। तो ये अभी रिसर्च में ही है। लेकिन ECT जो है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, अगर वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से या साइकोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है तो वो एक टेक्निक है जिसका यूज़ किया जा सकता है। और अदर जो टेक्निक्स हैं ये जो बताई गई हैं आपको, इसी भी रिसर्च में है। तो मेन जो है वो साइकोथेरेपीज़ हैं और मेडिसिन्स हैं, और अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है। तो ये मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। अब बात करते हैं कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। तो जो एवरेज लेंथ होती है डिप्रेसिव एपिसोड की, वो 6 मंथ्स की होती है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कई बार 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर लक्षण आकर के जो है मरीज़ ठीक भी हो जाता है। 25% जो लोग होते हैं जिनको डिप्रेसिव एपिसोड होता है, उनके अंदर 1 ईयर तक भी जो है लक्षण बने रहते हैं, और उसके बाद जो है वो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है। 10 to 20% जो लोग होते हैं उनके अंदर क्रॉनिक अनरिमिटिंग कोर्स होता है, और वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्थाइमिया में वो मरीज़ लैंड अप कर जाता है। 80% जो मरीज़ होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, उनके अंदर फर्दर एपिसोड्स, मतलब बार बार जो है एपिसोड आने के चांसेस रहते हैं। तो 20% पूरी तरह ठीक हो पाते हैं, 80% में लक्षण आ सकते हैं। पेशेंट जो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के होते हैं, उनके ऑन एन एवरेज 4 एपिसोड तो लाइफ में आते ही हैं। अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके चांसेस कम होते हैं, नहीं लेते हैं तो एटलीस्ट 4 एपिसोड्स तो उनके अंदर आते ही हैं। 50% जो मरीज़ हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, उनके अंदर कंप्लीट रिमिशन हो जाता है अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या मान लीजिए ट्रीटमेंट नहीं भी लिया तो रिमिशन हो जाता है। लेकिन कई बार जो है सब सिंड्रोमल डिप्रेशन, मतलब कि थोड़ा मोड़ा लक्षण जो है उनके अंदर बने रहते हैं और फ्लक्चुएटिंग सिवियरिटी रहती है। तो कुछ मरीज़ जैसे हम भी देखते हैं कि हम इलाज कर रहे हैं उनका, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण रिमेनिंग बने ही रहते हैं, बचे ही रहते हैं, उनके लिए वो परेशान रहते हैं। तो कई बार जो है इनको उस कैटेगरी में रखना पड़ता है। तो 50% मरीज़ों के साथ में ऐसा होता है। अगर 25% मरीज़ों को देखें रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, तो उनके अंदर 5 इयर्स की जो है क्लिनिकल स्टेबिलिटी रहती है, और उनके अंदर जो है तकरीबन अच्छी सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है डेवलप हो जाती है। लेकिन रिमेनिंग 75% जो होते हैं उनके अंदर जो है फ्लक्चुएटिंग कोर्स रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते हैं तो उनका जो है ये वैक्स एंड वेन लाइक लक्षण रहते हैं कि आते हैं चले जाते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो मरीज़ पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मरीज़ इलाज नहीं ले रहा है तो उसका जो है ड्यूरेशन लंबा होता है। तो कई बार सुसाइडल आइडिएशंस की वजह से और आत्महत्या की परेशानी की वजह से जो है उसका जीवन भी ख़त्म हो सकता है। नेचुरल कोर्स प्रॉपरली होता है डिप्रेशन का और रिकरेंट डिप्रेशन का, लेकिन उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज़ की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो जो है अपनी प्रॉपर ज़िंदगी जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए, वो नहीं जी पाता है। अगर ट्रीटमेंट कराते हैं उसका, तो फिर जो है वो सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है, जो एंजॉयमेंट है लाइफ का, वो वापस आ जाता है पहले की तरह, और मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो ये कोर्स एंड प्रोग्नोसिस है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। करते लेक्चर में जो है आपको बताया गया था डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, ये उसी का सेकंड पार्ट है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। तो अगर बाइपोलर डिसऑर्डर को डिफाइन करें कि बाइपोलर डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज ए एपिसोड ऑफ मेनिया और हाइपोमेनिया एंड एपिसोड ऑफ डिप्रेशन इन अ पर्सन और ओनली मैनिक एपिसोड्स। तो अगर किसी इंसान के अंदर मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स आते हैं अलॉन्ग विद डिप्रेसिव एपिसोड, या फिर सिर्फ मैनिक एपिसोड्स आते हैं, तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब मैनिक एपिसोड क्या होते हैं, हाइपोमैनिक एपिसोड क्या होते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत है। तो मैनिया को अगर डिफ़ाइन करें तो मैनिया के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं increased talkativeness, rapid speech, decreased need for sleep, racing thoughts, increased goal directed activity and psychomotor agitation। तो किसी इंसान के अंदर बातें बहुत ज़्यादा वो करने लगता है एपिसोडिक टाइम में, रैपिड स्पीच, बहुत तेज़ तेज़ बोलता है, सोने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, बहुत
थॉट्स उसके रेसिंग फॉर्म में रहते हैं, कुछ करने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगता है और उसको पूरे टाइम एजिटेटेड रहता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो ये एक जो है मैनिक एपिसोड के जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वही अगर हाइपोमैनिक एपिसोड की बात करें तो हाइपोमेनिया के अंदर मैनिक एपिसोड ही रहते जैसे लक्षण ही रहते हैं, लेकिन कुछ लेस सीवियर रहते हैं। जैसे कि उसमें एलिवेटेड मूड रहता है, इंक्रीज एक्टिविटी रहती है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप रहती है, रेसिंग थॉट्स रहते हैं। और हाइपोमेनिक एपिसोड में जो है जो सोशो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन होता है वो रिलेटिवली कम होता है। सोशो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन कम होने के साथ में हाइपोमेनिया में जो डिस्ट्रेस होता है और इम्पेयरमेंट होता है वो रिलेटिवली कम होता है मैनिक एपिसोड से। तो जो ये मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं जो कि मैनिक और हाइपोमेनिक एपिसोड को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है डिप्रेसिव एपिसोड। पहला हो गया मैनिक एपिसोड, दूसरा हो गया हाइपोमेनिक एपिसोड, तीसरा है डिप्रेसिव एपिसोड। तो डिप्रेसिव एपिसोड के लक्षण सेम वैसे ही रहते हैं जैसा कि आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर के वीडियो में बताया गया था, जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर विद साइकोटिक सिम्टम्स, विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स जैसे एपिसोड जो यूनिपोलर डिप्रेशन में होते हैं वैसे ही जो है बाइपोलर डिप्रेशन में याद होते हैं। लेकिन हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये बाइपोलर डिप्रेशन है कि यूनिपोलर डिप्रेशन है। तो डिप्रेसिव एपिसोड का जो लेक्चर है, वीडियो है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे जो है लक्षण आते हैं डिप्रेशन के। तो ये जो है कंप्लीट करता है जो डेफिनेशन है बाइपोलर डिसऑर्डर के जो वेरिएंट्स हैं उनकी, कि कैसे जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, कितना ये हमारे कम्युनिटी में प्रेवलेंट रहता है। तो अगर हम इसका लाइफ टाइम रिस्क देखें कि कितना जो है कम्युनिटी में रहता है, तो 0.3 to 1.5% जो है आबादी जो है इससे ग्रसित रहती है वन पॉइंट ऑफ टाइम में, पूरी लाइफ के अंदर। तो और इसका मीन जो एवरेज है प्रेवलेंस का वो है 1%। और अगर हम मेल फीमेल के डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है, ऐसा नहीं है। बराबर का प्रेवलेंस है, मेल्स को भी इक्वलेंट उतना ही होने की संभावना होती है जितना कि फीमेल्स को हो सकता है। और एक जो मीन एज ऑफ ऑनसेट है, जो लक्षण एक जो आने के चांसेस होते हैं वो 18 साल की उम्र के आसपास के लोगों में रहते हैं, कि 18 साल की उम्र तक अटेनमेंट के साथ लक्षण इसके कई बार मरीजों में आने लगते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड और इन द फॉर्म ऑफ मैनिक और हाइपोमेनिक एपिसोड। तो ये जो है एपिडेमियोलॉजी है एक ब्रीफ में बाइपोलर डिसऑर्डर की। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, इसका कॉज क्या रहता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर या यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जैसे कि जो माँ बाप हैं या बच्चे हैं, उनके अंदर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसकी हेरिटेबिलिटी अबाउट 85% है, मतलब जो मानसिक रोगों में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है सारे मानसिक रोगों में, कि अगर पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जैसे कि भाई बहन है तो उनके अंदर भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो जो लाइफ इवेंट्स हैं, खासतौर पे जो नेगेटिव लाइफ इवेंट्स होते हैं, वो जो है ट्रिगर करते हैं मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड को और हाइपोमैनिक एपिसोड को। तो कोई लॉस होता है किसी प्रकार का, या किसी प्रकार से इंसान की ज़िंदगी में तनाव आता है, तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह रोल प्ले करता है, मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड को वो इंड्यूस कर देता है। तीसरी जो चीज़ है वो है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। तो न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो एक डोपामीन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो जो है उसकी ज़्यादा अप रेगुलेशन होने की वजह से या उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो है ये मैनिक एपिसोड होने की संभावना रहती है या हाइपोमैनिक एपिसोड होने की संभावना रहती है। और एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है ग्लूटामेट जो भी है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका भी रोल जो है अभी कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है ये मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड के इंड्यूस होने में। तो ये न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर है। इसके बाद जो है कुछ ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ हुई हैं, उसके अंदर कुछ एरियाज़ है ब्रेन के जिस पे इफेक्ट पड़ता है मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड में। तो उसमें हिप्पोकैम्पस एक एरिया होता है ब्रेन में, उसका जो है वॉल्यूम कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो, तो ये देखा गया है। और जो सेरेब्रल वॉल्यूम्स है, जो ब्रेन के हमारे एरियाज़ है, वो भी श्रंक करते हैं, कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है। तो ये एक ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ है, लेकिन इसका हम डायग्नोसिस में कोई ख़ासा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ स्टडीज़ मिली हैं, अब आगे आने वाले टाइम में अगर और कुछ इससे बेहतर कुछ मिलता है तो फिर वो देखने की ज़रूरत है फ्यूचर में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सिर्फ एक जो मोटा मोटा तौर पे ये पाया गया है कि ये ब्रेन एरियाज़ में प्रॉब्लम आती हैं इन डिसऑर्डर्स में। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू ICD-10। तो सबसे पहले बताते हैं हाइपोमेनिया के बारे में। तो अगर हाइपोमेनिया को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमें 4 मेजर पॉइंट्स देखने होते हैं, A, B, C और D। तो A पॉइंट में ही मेंशन किया गया ICD के कि द मूड इज़ एलिवेटेड और इरिटेबल टू अ डिग्री दैट इज़ डेफिनेटली एबनॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल कंसर्न एंड सस्टेन फॉर एटलीस्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज। तो एक मन जो है इंसान का वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड, बहुत खुश रहना होता है उसको, और बहुत या तो चिड़चिड़ा हो रहा हो, और एटलीस्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज तक जो है कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर ये लक्षण बने रहना चाहिए। तो और जो मूड है उसका नॉर्मल से ज़्यादा ही होना चाहिए, कि भाई नॉर्मल से ज़्यादा ही जो है वो दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट है जो मेंशन करता है हाइपोमेनिया के बारे में। इसके बाद जो बी पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट लीडिंग टू सम इंटरफेयर विद द प्रेजेंट पर्सनल फंक्शनिंग इन डेली लिविंग ऑफ द पेशेंट। तो 3 फीचर्स इसमें से होने चाहिए जो कि अभी मैं मेंशन करने वाला हूँ, जिससे जो है पता चल सके कि ये हाइपोमेनिक एपिसोड है कि नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है इंक्रीज एक्टिविटी और फिजिकल रेस्टलेसनेस, इंक्रीज टॉकेटिवनेस, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, इंक्रीज सेक्शुअल एनर्जी और माइल्ड स्पेंडिंग स्प्रीज और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इंक्रीज सोशबिलिटी और ओवर फैमिलियरिटी। तो ये जो है लक्षण जो मैंने मेंशन किए हैं, इसके अंदर से कम 3 लक्षण जो है मरीज़ के अंदर होने चाहिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हाइपोमेनिक एपिसोड है कि नहीं है। फिर जो सी पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया है द एपिसोड डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर मेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और डिप्रेसिव एपिसोड, साइक्लोथाइमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। और जो डी पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया है मोस्ट कॉमनली यूज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इसमें एक्सक्लूड करते हैं कि भाई कोई और मानसिक परेशानी की वजह से तो ये लक्षण नहीं आ रहे, जैसे कोई दवाई, कोई नशे का सेवन किया मरीज ने, कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ किया, और कोई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कोई ब्रेन में कोई और ट्यूमर या कोई और पैथोलॉजी तो डेवलप नहीं हुई जिसकी वजह से लक्षण आए हैं। तो ये कंप्लीट करता है हमारे हाइपोमेनिक एपिसोड को। मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स को ICD-10 ने जिस तरीके से डिफ़ाइन किया है वो सेम है हाइपोमेनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें A, B, C और D पॉइंट्स को मेंशन किया है। जिसमें जो A पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि अ मूड विच इज़ प्रिडोमिनेटली एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल एंड डेफिनेटली एबनॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल कंसर्न। दिस मूड चेंज मोस्ट मस्ट बी प्रोमिनेंट एंड सस्टेन फॉर एटलीस्ट अ वीक। तो जो मूड है मरीज़ का वो प्रीडोमिनेटली, मतलब ज़्यादातर जो है चिड़चिड़ा रहना चाहिए, या बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशी में जो है मरीज़ रहना चाहिए। और उस मरीज़ जो जिसके अंदर ये लक्षण आ रहे हैं उसके लिए अबनॉर्मल होना चाहिए, मतलब वो वैसा पहले स्वाभाविक तौर पे भी नहीं था, ये देखना होता है। और जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए इस लक्षण के साथ में। हाइपोमेनिक एपिसोड में ड्यूरेशन कम से कम 4 दिन का था, इसके अंदर मैनिक एपिसोड में कम से कम 7 दिन का ड्यूरेशन होना चाहिए इन लक्षणों के साथ में। तो ये पॉइंट ए में मेंशन है। पॉइंट बी में ये मेंशन किया गया है कि एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट। तो उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो इसमें से कम 3 पॉइंट्स जो हैं होने चाहिए मरीज को इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है इंक्रीज्ड एनर्जी एक्टिविटी, इंक्रीज टॉकेटिवनेस, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, लॉस ऑफ सोशल इनिबिशन, decreased need for sleep, inflated self-esteem, distractibility and behavior which is foolish or reckless and marked sexual increased energy। तो ये जो है लक्षण जो मैंने बताए हैं आपको, ये 9 पॉइंट्स में से कम 3 जो है मरीज़ के अंदर होने चाहिए, जिससे जो है हम ये डिसऑर्डर को, मैनिक एपिसोड को पकड़ सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। फिर पॉइंट सी में मेंशन किया गया है द एब्सेंस ऑफ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन ऑल्दो परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स में अकर। तो डिल्यूजन जो है और हेलुसिनेशन जो साइकोटिक सिम्टम्स है ये नहीं होने चाहिए इन एपिसोड में। जो डी पॉइंट है उसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ही रहता है, जिसमें हम साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़, कोई नशे की वजह से लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, और एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर,
ये जो है दोनों सेवन की वजह से या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये लक्षण नहीं आ रहे, तो ये एक्सक्लूजन के लिए यूज़ होता है। तो ए, बी, सी और डी इन पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि मैनिक एपिसोड मरीज के अंदर है कि नहीं है। तो हाइपोमैनिक एपिसोड हो गया, मैनिक एपिसोड। मैनिक एपिसोड की भी कुछ सब कैटेगरी, जैसे कि मैनिक एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, मैनिक एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम्स होता है, और अदर मैनिक एपिसोड अनस्पेसिफाइड। तो ये चार सब कैटेगरीज में जो है मैनिक एपिसोड को हम जो है क्लासिफाई करते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स जो होते हैं उसके अंदर साथ में डिल्यूजन हेलुसिनेशन में आने लगते हैं मरीज को, तो विद साइकोटिक सिम्टम्स आता है। तो ये अलग एक क्लासिफिकेशन है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो क्लासिफाई करते हैं मेनिया को और डायग्नोसिस को फिनिश करते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड के बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेंशन किया गया है। और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में हम देखते हैं एपिसोड्स आर डिमार्केटेड बाय स्विच टू एन एपिसोड ऑफ ऑपोजिट और मिक्स्ड पोलैरिटी और बाय रिमिशन। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑल्टरनेटिंग एपिसोड जो है डिप्रेशन, मेनिया के, हाइपोमेनिया के आते रहते हैं, या तो पूरी तरीके से लक्षण ठीक होने के बाद आते हैं दवाइयों से या बिना दवाइयों के, या फिर जो है मरीज़ एकदम डिप्रेशन से मेनिया में स्विच कर जाता है या मेनिया से डिप्रेशन में स्विच कर जाता है। ऐसे ऑल्टरनेटिंग एपिसोड्स आते रहते हैं। तो जब तक पूरे ऑल्टरनेटिंग एपिसोड्स नहीं आएंगे तब तक हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इसको डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन है आईसीडी का, उसमें सारे मैनिक एपिसोड्स, हाइपोमैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड को कंबाइन करके ही जो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बनाया गया। जैसे कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड हाइपोमेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड डिप्रेशन विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स एंड इसके बाद विद साइकोटिक सिम्टम्स, और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड मिक्स्ड मतलब कि डिप्रेसिव फीचर्स भी हैं और मैनिक और हाइपोमैनिक फीचर्स भी हैं, और उसके बाद अदर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। तो इसमें आप देखेंगे पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने जो भी मरीज जिस लक्षण के साथ में आता है, अगर हाइपोमैनिक एपिसोड के साथ में आया है तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड हाइपोमेनिया, अगर मैनिक एपिसोड के साथ आया तो मैनिक एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स और विद साइकोटिक सिम्टम्स, अगर डिप्रेशन के साथ में आया है, पहले मैनिक एपिसोड्स उसको आ चुके हैं, दवाइयों से ठीक हुआ है, बिना दवाइयों के ठीक हुआ है, उसके साथ में अगर करंटली डिप्रेशन में आया तो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन अगर उसके अंदर मिल रहा है तो उसके साथ क्लासीफाई किया गया। अगर सिवियर डिप्रेशन के साथ में आया तो सिवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स, और अगर साइकोटिक सिम्टम्स है तो विद साइकोटिक सिम्टम्स सिवियर डिप्रेशन। और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का एक ये भी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद एक मिक्स्ड एपिसोड, मिक्स्ड मतलब कि जिसमें दोनों ही प्रकार के डिप्रेशन और मैनिक और हाइपोमैनिक लक्षण जो है मरीज के अंदर देखने को आ रहे हैं, तो उसके साथ भी एक क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट है। और उसके बाद अदर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड अनस्पेसिफाइड। तो ये जो है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंप्लीट करता है। तो जब आप इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आईसीडी ने तो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है। तो इसमें सारे जो एपिसोड्स हैं वो कवर अप होते हैं और हम डायग्नोस इसी तरीके से करते हैं, मरीज़ को क्लासिफाई करके फिर उसका आगे के जो है हम इलाज करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले जनरल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं मरीज़ का, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ब्लड शुगर है, ईसीजी है, थायराइड प्रोफाइल है। ये हम कोई कोमॉर्बिडिटीज़ मरीज़ को तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या किडनी का कोई प्रॉब्लम या कोई लिवर का प्रॉब्लम तो नहीं है ऑलरेडी। ये रूल आउट करने के लिए जो है मरीज़ की जांचें कराते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि और कुछ हमें ड्रग में ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर प्रॉपर की अगर कोई जांच की बात करें तो इसकी कोई जांच नहीं है, ना ही कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, ना ही कोई इमेजिंग है, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन है। जो डायग्नोसिस होता है वो कम्प्लीटली क्लिनिकल होता है। जो लक्षण मरीज़ हमको बताता है आकर के, उसी से हम डायग्नोस करते हैं मरीज़ को और उसी का जो है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हम उस टाइम पे डिसाइड करते हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशंस की बात हुई। अब जब डायग्नोसिस बनाते हैं उसके बाद हमें एक चीज़ ये भी प्लान करनी होती है कि मरीज़ को हमें एडमिट करना है कि नहीं करना है। जैसे कई बार मैनिक एपिसोड में जब मरीज़ एकदम इरिटेबल होके आता है, बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, बहुत ही गुस्से में रहता है या फिर दौड़ता भागता रहता है, एक कंट्रोल नहीं हो पाता है फैमिली मेम्बर से, तो उसको कई बार मरीज़ को एडमिट करना पड़ता है और एडमिट करके हमें इंजेक्टेबल्स देने पड़ते हैं जिससे मरीज़ की जो है लक्षण कम हो और मरीज़ इजीली मैनेज हो सके।
तो एडमिट भी करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है डिजीज़ डिसऑर्डर, तो हम जो है उसको एडमिट नहीं करते हैं, उसको घर पे ही रख कर ट्रीट करते हैं, उसको मेडिकेशन देते हैं जिस तरीके से फैमिली मेम्बर उसको घर पे रख कर के ही ट्रीट कर सकें। जैसे कई बार सिवियर डिप्रेशन अगर है और मरीज़ फैमिली मेम्बर से मैनेज हो सकता है, तो उसको घर पे भी रख के ट्रीट किया जा सकता है। हाइपोमैनिक एपिसोड है तो वो घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। मैनिक एपिसोड में कुछ कई बार ज़रूरत पड़ जाती है भर्ती करने की मरीज़ को हॉस्पिटल में, नहीं तो यूजुअली जो है घर पे भी ऐसे मरीज़ को मैनेज किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट में डिवाइड करने के लिए हमने मैनिक एपिसोड को अलग ट्रीटमेंट प्रोफाइल है, और अगर हाइपोमैनिक एपिसोड का मैनिक एपिसोड की तरह ही है, और डिप्रेसिव एपिसोड का अलग है। जो बाइपोलर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वो अलग है। मैनिक एपिसोड के ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हम एंटीसाइकोटिक्स यूजुअली यूज़ करते हैं, प्राइमरी एजेंट टू कंट्रोल द मैनिक सिम्टम्स, और उसके साथ में हम मूड स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं। तो कई बार मूड स्टेबलाइज़र कुछ समय के बाद भी ऐड करते हैं, या फिर स्टार्टिंग में भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो एंटीसाइकोटिक्स जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसमें हैलोपेरिडोल, ओलंजापिन, क्यूटेपिन और रिस्पेराडोन, ये 4 ऐसी दवाइयाँ जो एक्यूट मैनिक कंडीशन में जिनका अच्छा रोल है। तो ये हम लो डोज से एकदम स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली इसको डोज बढ़ाते हुए कुछ दिनों के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल पे आते हैं, और जो है लक्षण कम हो जाते हैं या ठीक हो जाता है मरीज़, तो उसको मेंटेन करते हैं उसी डोज पे। मूड स्टेबलाइज़र में सोडियम वैल्पोरेट और लिथियम, ये 2 ऐसे मूड स्टेबलाइज़र हैं जिनका सबसे अच्छा रोल है मैनिक एपिसोड को कंट्रोल करने में, अलॉन्ग विद एंटीसाइकोटिक। तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, मतलब जब मैनिक एपिसोड ख़त्म हो जाता है तो फ्यूचर में लक्षण नहीं आए मैनिक एपिसोड के, हाइपोमैनिक एपिसोड के या डिप्रेशन के, तो उसके लिए सोडियम वैल्पोरेट और लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ समय तक चलाई जाती है। लेकिन एंटीसाइकोटिक जो हम उस टाइम पे करंटली एक्यूट लक्षण कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कुछ समय बाद 1 महीने, 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बंद कर देते हैं। तो ये एक डोजिंग एक ड्रग का प्रोफाइल है मैनिक एपिसोड के ट्रीटमेंट के लिए और हाइपोमैनिक एपिसोड के लिए। और एक रूल है हम फॉलो करते हैं कि हम सबसे लो डोज से स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली डोज बढ़ाते हैं। कई बार एकदम ज़्यादा डोज लेने से साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं मरीज़ के अंदर, और फिर वो दवाई छोड़ देते हैं। तो हम एक जनरल रूल एक जो साइकाट्री का है वो फॉलो करते हैं कि हम कम कम डोज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जो है डोज बढ़ाते हैं 2 से 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के अंदर। तो उससे लक्षण काफ़ी हद तक कम होते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते हैं, मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट है मैनिक एपिसोड का। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट बाइपोलर डिप्रेशन का। तो एक यूनिपोलर डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट था वो अलग होता है, और बाइपोलर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अलग होता है। यूनिपोलर एकदम डिफरेंट है ट्रीटमेंट प्रोफाइल में, क्योंकि उसमें जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जो SSRI, SNRI, TCAs हैं, वो हम बाइपोलर डिप्रेशन में यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जो बाइपोलर डिप्रेशन है उसमें जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसमें प्राइमरली मूड स्टेबलाइजर्स ही हैं, मतलब एक डायवलप्रोक्स सोडियम, जो सोडियम वैल्पोरेट है, या फिर लिथियम। और भी जो ड्रग्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, जैसे क्यूटेपिन है, ओलंजापिन और फ्लॉक्सीटिन का कॉम्बिनेशन है। ये 2 मेडिसिन हैं जिनका अच्छा रोल पाया गया है बाइपोलर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। तो ये जो है बाइपोलर डिप्रेशन के लिए मेडिकेशंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। उसके बाद लैमोट्रिजिन एक मेडिसिन है जो कि अच्छा यूज़ करते हैं, एक एज अ मोनोथेरेपी सिंगल ड्रग जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ मूड स्टेबलाइजर। जो बाइपोलर डिप्रेशन के मरीज़ जो ओलंजापिन फ्लॉक्सीटिन कॉम्बिनेशन या क्यूटेपिन से ठीक नहीं हो पाते, उनके अंदर हम लैमोट्रिजिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक मिर्गी के दौरा ठीक करने की दवाई है, जिसका बाइपोलर डिप्रेशन में भी काफ़ी अच्छा रोल पाया गया है। अब कई बार मरीज़ ये समझते हैं कि ट्रीटमेंट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उसमें कैसे, मतलब डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कब बंद करना है, नहीं बंद करना है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 फेजेज़ में जो है बीमारी को ट्रीट किया जाता है, जिसमें एक्यूट फेज़ होता है, कॉन्टिन्यूएशन फेज़ होता है, मेंटेनेंस फेज़ होता है। एक्यूट फेज़ वो होता है कि जब मरीज़ एकदम से हमारे पास आता है पहली बार कांटेक्ट में, और वो बहुत ज़्यादा उसके लक्षण बढ़े हुए होते हैं, तो हम उसको इलाज करने के लिए मेडिसिन्स देते हैं, और तकरीबन 10 हफ्ते तक 2 से 10 हफ्ते तक जो है उसका इलाज चलता है, और उसके एक्यूट फेज़ वाले लक्षण जो है ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही जो है 2 to 10 वीक्स होते हैं, उसके बाद मरीज़ जो है लक्षण 30 से 40% तक कम होने के बाद कॉन्टिन्यूएशन फेज़ में चला जाता है। कॉन्टिन्यूएशन फेज़ के अंदर तकरीबन 6 से 12 हफ्ते तक मरीज़ रहता है, जिसमें उनके 60-70% तक लक्षण काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली मरीज़ जो है मेंटेनेंस फेज़ में चला जाता है, जो भी कम से कम 6 से 12 हफ्ते के लिए रहता है।
और उसके बाद जो है मेंटेनेंस फेज में तकरीबन कुछ टाइम तक मरीज़ रहता है और जब मेडिसिन उसकी कंटिन्यू करनी पड़ती है। अगर हम ड्रग डिसकंटिन्यूएशन की बात करें तो जब दवाई बंद करने का टाइम आता है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए ड्यूरेशन तक तो मरीज़ को हमें दवाई देनी ही पड़ती है। अगर हम उसके पहले मेडिसिन बंद करते हैं तो लक्षण जो है दोबारा से वापस आ सकते हैं और दोबारा से मरीज़ जो है कांटेक्ट में आता है कि भाई या तो उसको लक्षण आने लगे या तो फिर वो कोई गलत स्टेप ले सकता है। तो मेन जो है हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितने टाइम तक जो है ड्रग देनी है। तो तकरीबन 3 से 6 महीने तक हम मेंटेनेंस फेज में मरीज़ की ड्रग्स कंटिन्यू करते हैं। अगर उसको बार बार रिलैप्स हो रहे हैं मरीज़ को कि भाई बार बार उसको लक्षण आ रहे हैं तो और लंबे समय तक भी दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं, कम से कम 2 से 5 साल तक भी कंटिन्यू करनी पड़ सकती हैं। और अगर फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस हो रहे हैं तो मे बी लाइफ टाइम तक भी मेडिसिन लेना पड़ सकता है। तो ये एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोफाइल है मेडिसिन का कि कब तक जो है हमें ट्रीटमेंट देना है। अब बात करते हैं कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली बिगिंस एज डिप्रेशन विद द फर्स्ट मैनिक एपिसोड मैनिफेस्टिंग अबाउट 5 years लेटर। तो मोस्टली बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे पहले जो लक्षण आना शुरू होते हैं वो डिप्रेसिव एपिसोड के आना शुरू होते हैं और मैनिक एपिसोड जो है तकरीबन ज़्यादातर मरीजों में 4 से 5 साल बाद ही आना शुरू होता है। तो जो डिप्रेशन के मरीज़ आते हैं हमें तो उसमें वैल्यूएट करना होता है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहीं वो फ्यूचर में मैनिक एपिसोड तो उनको नहीं आ गया है कहीं। और कई बार जो है मेडिसिन से भी मैनिक एपिसोड स्विच हो जाता है तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए मरीज़ को क्लासिफाई करना पड़ता है कि एक्चुअल में यूनिपोलर डिप्रेशन का मरीज़ है या बाइपोलर डिप्रेशन का है या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का है। तो ये जो है एक कोर्स एंड प्रोग्नोसिस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम मैनिक एपिसोड की बात करें तो मैनिक एपिसोड कम से कम मैक्सिमम 6 महीने तक रहता है। तो 1 महीने 7 दिन से लेकर के 6 महीने तक ड्यूरेशन तक जो है मैनिक एपिसोड के लक्षण बने रह सकते हैं और ऑटोमेटिकली उसके बाद या तो ठीक हो जाता है या तो फिर अगर वो साइकाट्रिस्ट के पास आता है मरीज़ या किसी डॉक्टर के पास जाता है उसको सही मेडिकेशन मिल जाता है तो मेडिसिन से भी वो ठीक हो जाता है। 90% मरीज़ के अंदर जो है मैनिक एपिसोड के साथ में आगे जाके फ्यूचर में एपिसोड्स फिर से आते हैं ठीक होने के बाद। तो अगर किसी को फर्स्ट टाइम मैनिक एपिसोड आया है तो उसके बाद फ्यूचर में भी उसको मैनिक एपिसोड आते रहेंगे। ये 90% मरीज़ों के अंदर जो है ऐसा देखने में आया है। सिर्फ 10% मरीज़ ही ऐसे हैं कि जिनके अंदर फ्यूचर में नहीं आने की संभावना रहती है। अगर हम बात करें जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं वो एक्यूट एपिसोड से निकल आते हैं वापस, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस जो है वो उनका पुअर रहता है। मतलब कि उनको ऑफ एंड ऑन एपिसोड्स डिप्रेशन के, मेनिया के, हाइपोमेनिया के आते रहते हैं और अगर मेडिसिन नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट उनको नहीं किया जाता है तो ये और वर्सन होता है फ्यूचर में जा कर के और आत्महत्या की भी संभावना ऐसे मरीजों में काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब अगर हम देखें कि पूरा ओवरऑल सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग कैसी होती है तो सिर्फ 20% ही जो है मरीज़ जो है ओवरऑल 5% पीरियड की क्लिनिकल स्टेबिलिटी हासिल कर पाते हैं और जिनका गुड सोशो ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस रहता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर जो है लक्षण आते जाते रहते हैं और जो है मरीज़ परेशानी में ही बिताता है। तो मोस्टली फोकस हमें इस चीज़ पे करना चाहिए कि पेशेंट करेक्टली डायग्नोस हो और वो सही ट्रीटमेंट पा सके। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है मरीज़ को तो वो लॉन्ग टर्म उसका जो क्लिनिकल स्टेबिलिटी है और जो उसकी सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है जिन मरीज़ों को नहीं मिलता है उनसे। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि उनको सही तरीके से हम बीमारी को पकड़ सकें, डॉक्टर के पास लेके जा सकें, उसका इलाज करा सकें और उसका कॉम्प्लायंस मेंटेन करें कि मेडिकेशन उसका प्रॉपर टाइम से उसको मिलता रहे, जिससे उसकी बीमारी ठीक रहेगी और वो अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव भी रह सकेगा, फैमिली को भी टाइम दे सकेगा और एक अच्छा जीवन बिता सकेगा। तो यहाँ पे हमारा कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ख़त्म कर होता है और यहीं पे हम अपना ये वीडियो आज का हम बाइपोलर डिसऑर्डर का ख़त्म करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए। कुछ कमेंट है, कुछ सवाल हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।